रामपुर गांव के मुख्य चौराहे से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर था। उसी घर में चंदर और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। चंदर एक छोटे होटल में काम करता था। सुबह जल्दी निकलता और देर रात घर लौटता। महीने भर मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बचते थे कि आराम से घर चल सके। एक शाम चंदर थका हुआ घर लौटा। आ गए आप? हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद, वाह सीमा, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। सीमा कुछ सोच रही थी। सुनिए, एक बात कहूँ? हाँ, बोलो। क्यों ना हम अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लें? चंदर सोच में पड़ गया। रेस्टोरेंट इतना आसान नहीं है। मैंने कुकिंग सीखी है और आपने होटल मैनेजमेंट का काम सीखा है। चंदर सोच में पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि शायद ये सपना सच हो सकता है। उस रात चंदर देर तक सो नहीं पाया। वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही उसने फिर बात छेड़ी। सीमा, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम सफल हो सकते हैं? क्यों नहीं? लेकिन पैसे? आजकल बैंक से लोन मिल जाता है। सीमा का आत्मविश्वास देखकर चंदर का डर थोड़ा कम हुआ। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? बात तो सही है। एक बार अपना रेस्टोरेंट खुल गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। चंदर ने फैसला कर लिया। ठीक है, कल बैंक जाऊंगा। अगले दिन सुबह चंदर बैंक पहुंचा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते, बैठिए। मुझे रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोन चाहिए। शशिकांत ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। बहुत अच्छी बात है। आपको कुछ कागज जमा करने होंगे। जी। फॉर्म भर दीजिए। चंदर ने सारे कागज पूरे किए। कुछ दिनों की जांच के बाद उसका लोन मंजूर हो गया। बधाई हो। धन्यवाद साहब। आज चंदर के चेहरे पर महीनों बाद खुशी दिखाई दे रही थी। लोन मिलते ही चंदर और सीमा काम में जुट गए। उन्होंने गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। सच? यहीं रेस्टोरेंट खोलेंगे? हाँ। दोनों ने मिलकर सफाई की, दीवारों को रंगा, टेबल कुर्सियां खरीदी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। कई दिनों की मेहनत के बाद उनका छोटा सा रेस्टोरेंट तैयार हो गया। दरवाजे पर बोर्ड लगाया गया, सीमा फैमिली रेस्टोरेंट। दोनों ने उसे देखकर मुस्कुराया। रेस्टोरेंट खुलने का पहला दिन था। चंदर सुबह से ही तैयार था। कोई ग्राहक आएगा ना? भगवान पर भरोसा रखिए। घंटों बीत गए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शायद हमने गलती कर दी। तभी दो युवक अंदर आए। भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खिलाओ। चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या लेंगे? एक प्लेट मंचूरियन और मेरे लिए चाउमीन। चंदर तुरंत किचन में गया। सीमा, पहला ऑर्डर आया है। बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया। दोनों खाने लगे। वाह, खुशबू तो कमाल की है। भाई, मजा आ गया। धन्यवाद बेटा। खाना खत्म होने के बाद दोनों युवक बहुत खुश थे। अंकल, इतना स्वादिष्ट खाना बहुत कम मिलता है।
हम इसका वीडियो भी बनाएंगे। दोनों ने खाने की तस्वीरें खींची। वीडियो? हाँ, हम फूड ब्लॉग बनाते हैं। चंदर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रेस्टोरेंट में पहले से ज्यादा लोग आने लगे। क्या यही वो रेस्टोरेंट है जिसका वीडियो इंटरनेट पर आया है? जी। हमने आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है। दिन भर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शाम को चंदर घर पहुंचा। सीमा, देखो। अरे, हमारी रेस्टोरेंट का वीडियो। उसने मोबाइल में वीडियो दिखाया। अब रेस्टोरेंट की चर्चा पूरी इलाके में होने लगी। कई बार तो सीटें कम पड़ जाती थीं। मुझे वही मंचूरियन चाहिए और मुझे चाउमीन। आज तो सारे बर्तन भी कम पड़ गए। यही तो खुशी की बात है। उनकी मेहनत रंग ला रही थी। महीने का अंत आ गया। बैंक की पहली किस्त भरनी थी। आज पहली किश्त जमा कर दूंगा। मुझे पता था आप कर लेंगे। चंदर बैंक पहुंचा। आओ चंदर। ये पहली किस्त है साहब। बहुत अच्छा। किस्त जमा करके लौटते समय चंदर के चेहरे पर गर्व था। उसे लगा कि उसका सपना धीरे धीरे सच हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बढ़ती सफलता किसी और की आंखों में चुभने लगी है। और वो आदमी था राजेश। चंदर के रेस्टोरेंट को खुले हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। पहले जहां रोज 10-15 ग्राहक आते थे, अब वहां सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती थी। गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों से भी लोग खाना खाने आने लगे थे। दोपहर का समय था। रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। भैया, एक स्पेशल थाली देना। मेरे लिए पनीर मसाला और मेरे लिए मंचूरियन पैक कर देना। उधर सीमा रसोई में लगातार खाना बना रही थी। चंदर जी, 5 थाली और तैयार हैं। ठीक है, मैं भेजता हूँ। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा राजेश ये सब देख रहा था। उसका अपना रेस्टोरेंट लगभग खाली था। सिर्फ 2 ग्राहक बैठे थे। ये कैसे हो सकता है? मालिक, लोग कहते हैं कि चंदर के यहाँ खाना अच्छा मिलता है। क्या मेरे यहाँ खराब मिलता है? मैंने ऐसा नहीं कहा। राजेश ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कल तक ये आदमी मेरे होटल में नौकरी करता था और आज देखो, लोग मेरे होटल को छोड़कर उसके पास जा रहे हैं। राजेश की आंखों में ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। यहीं से उसके मन में बदले का बीज पड़ गया। अगले कुछ हफ्तों में चंदर का रेस्टोरेंट और भी मशहूर हो गया। एक दिन 2 फूड ब्लॉगर फिर वहां आए। दोस्तों, हम फिर आ गए हैं सीमा फैमिली रेस्टोरेंट में। आज हम यहाँ की स्पेशल थाली ट्राई करेंगे। उन्होंने वीडियो बनाया, खाने की तारीफ की और वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने वो वीडियो देख लिया। शाम को रेस्टोरेंट में बैठा चंदर मोबाइल देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ राजेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस रात पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। कई सालों बाद घर में सुकून था। याद है वो दिन जब हमारे पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं थे? कैसे भूल सकता हूँ। अब भगवान की कृपा है। नहीं सीमा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। और तुम्हारी ईमानदारी का। बबलू अपने माता पिता को देखकर मुस्कुरा रहा था। पापा, देखिए, और अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इससे भी बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। पहले पढ़ाई पूरी कर लो। कुछ दिनों बाद राजेश ने अपने आदमियों को बुलाया। एक काम करना है। क्या मालिक?
गांव में खबर फैलाओ कि चंदर घटिया सामान इस्तेमाल करता है। समझ गया। अगले दिन अफवाह फैलने लगी। मैं रोज यहाँ खाता हूँ, मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन लोगों ने अफवाह पर विश्वास नहीं किया। राजेश की पहली चाल नाकाम हो गई। कुछ समय बाद बैंक मैनेजर शशिकांत का तबादला हो गया। उनकी जगह नया मैनेजर रोहन आया। मैं इस बैंक का नया मैनेजर हूँ। उसी शाम राजेश उससे मिलने पहुंचा। स्वागत है रोहन जी, दोस्ती करेंगे? धन्यवाद। रोहन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि राजेश किसी मतलब से आया है। बैंक में नया मैनेजर रोहन आने के बाद राजेश को ऐसा लगने लगा कि अब उसके हाथ में एक नया हथियार आ गया है। एक शाम वो बैंक बंद होने के बाद रोहन से मिलने पहुंचा। रोहन जी, आजकल कैसा चल रहा है काम? दोस्ती करने आया हूँ। रोहन समझ चुका था कि राजेश बिना मतलब किसी से मिलने नहीं आता। लेकिन आप इतनी शाम को? सीधे मुद्दे पर आइए। आप चंदर को जानते हैं? वही रेस्टोरेंट वाला? उसका लोन रिकॉर्ड तो अच्छा है। हाँ, वही। अगर वो रिकॉर्ड अच्छा ना रहे तो? बदले में क्या मिलेगा? दोस्ती की पहली निशानी। रोहन ने लिफाफा खोला। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। समझ गया। दोनों के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद चंदर को बैंक से एक नोटिस मिला। वह नोटिस पढ़ते ही घबरा गया। सीमा, जरा इधर आओ। बैंक कह रहा है कि मेरी 3 किस्तें बाकी हैं। क्या हुआ? लेकिन मैंने तो एक भी किस्त नहीं छोड़ी। बबलू भी वहीं बैठा था। पापा, आपने रसीदें संभाल कर रखी है ना? हाँ बेटा, एक एक रसीद मेरे पास है। तो फिर डर किस बात का? अगले दिन चंदर बैंक पहुंचा। रोहन जी, ये कोई गलती है। हमारे रिकॉर्ड में गलती नहीं होती। लेकिन मैंने सारी किस्तें जमा की हैं। चंदर का दिल बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। सीमा चिंतित थी, चंदर परेशान था, लेकिन बबलू कुछ सोच रहा था। पापा, क्या मैं आपकी सारी रसीदें देख सकता हूँ? क्यों? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चंदर ने अलमारी से फाइल निकाल दी। बबलू एक एक रसीद देखने लगा। कई घंटों तक वह कागज देखता रहा। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक रसीद दिखाई। मिल गया। देखिए पापा, इस रसीद में बैंक की मुहर है और बैंक कह रहा है कि इस दिन कोई भुगतान हुआ ही नहीं। मतलब बैंक के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है। अब पहली बार चंदर को उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन चंदर सारी रसीदें लेकर बैंक के मुख्य कार्यालय पहुंचे। क्या समस्या है? सर, मुझे गलत नोटिस भेजा गया है। सर, कृपया इनकी जांच कीजिए। जांच शुरू हुई। कई घंटे बीत गए। फिर अधिकारी ने रोहन को बुलाया। रोहन, ये एंट्रियां किसने बदली हैं? सच बोलो। मैं रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। पूरा कमरा शांत हो गया। राजेश ने मुझे पैसे दिए थे। तो ये सब साजिश थी? अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया। राजेश के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हुई। एक दिन राजेश खुद चंदर के रेस्टोरेंट पहुंचा। चंदर, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी सफलता से जलने लगा था। गलती नहीं, तुमने जानबूझकर किया था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या? माफ तो कर सकता हूँ,
लेकिन एक बात याद रखना, दूसरों को गिराकर कभी कोई ऊंचा नहीं उठता। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चला गया। उधर रेस्टोरेंट पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। देखा, सच जीत गया। तीनों हंस पड़े। जिस परिवार ने कभी गरीबी और संघर्ष देखा था, वही परिवार आज पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बन चुका था। चंदर की मेहनत, सीमा का साथ और बबलू की समझदारी, इन तीनों ने मिलकर साबित कर दिया कि ईमानदारी की राह भले लंबी हो, लेकिन मंजिल हमेशा उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। संजय नगर गांव की सुबह बाकी गांवों जैसी ही थी। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। खेतों में किसान काम पर निकल रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लेकिन गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में माहौल अलग था। झोपड़ी के अंदर गंगा देवी चूल्हे के पास बैठी खाली डिब्बों को देख रही थी। आटे का डिब्बा खाली था, चावल खत्म हो चुके थे, दाल का एक दाना तक नहीं बचा था। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उनका बड़ा बेटा हरिया तैयार होकर बाहर निकलने लगा। माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। गंगा देवी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ पैसे देता जा, घर में खाने को कुछ नहीं है। हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर जेब टटोली। जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। उसने निराश होकर सिर झुका लिया। माँ, बस इतने ही बचे हैं। पास बैठा छोटा भाई लालू बोला, तो दोपहर में क्या खाएंगे हम? हरिया का सब्र टूट गया। मुझसे क्या पूछता है? तू भी तो बड़ा हो गया है, कुछ काम क्यों नहीं करता? लालू चुप हो गया। गंगा देवी ने तुरंत बीच बचाव किया। गुस्सा मत कर बेटा, हालात ही ऐसे हैं। हरिया बिना कुछ बोले घर से निकल गया, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वो परिवार का सहारा बनने में नाकाम हो रहा है। उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। गांव के चौक पर हरिया की छोटी सी चाय की टपरी थी। यही उसकी दुनिया थी, यहीं से घर चलता था। हरिया ने रोज की तरह दुकान साफ की, चूल्हा जलाया, केतली चढ़ाई, फिर हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज कुछ अच्छा कर देना। लेकिन भगवान शायद उसकी परीक्षा लेने वाले थे। कुछ देर बाद अचानक गांव की सबसे अमीर आदमी जमींदार भैरव सिंह की जीप वहां आकर रुकी। जीप से उतरते ही उसके 4 आदमी भी नीचे आ गए। हरिया तुरंत मुस्कुराया। आइए मालिक, कड़क चाय बनाता हूँ। लेकिन जमींदार का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। चाय पीने नहीं आया हूँ। हरिया घबरा गया। तो फिर मालिक? अपने पैसे लेने आया हूँ। हरिया का चेहरा उतर गया। 1 साल पहले गंगा देवी बीमार पड़ गई थी। उनके इलाज के लिए हरिया ने जमींदार 20,000 रुपए उधार लिए थे। उसने सोचा था कि धीरे धीरे चुका देगा, लेकिन गरीबी ने मौका ही नहीं दिया। जमींदार गरज कर बोला, 3 बार मोहलत दे चुका हूँ, अब और नहीं। हरिया हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक, थोड़ा और समय दे दीजिए, मेरे घर में खाने तक को नहीं है। लेकिन जमींदार का दिल पत्थर का था। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, या पैसे दे या दुकान छोड़। हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। हरिया कुछ समझ पाता उससे पहले जमींदार ने अपने आदमियों को इशारा कर दिया। सारा सामान बाहर फेंक दो। चारों आदमी तुरंत दुकान में घुस गए। चाय के ग्लास टूटने लगे, केतली जमीन पर गिर गई।
डिब्बे सड़क पर फेंक दिए गए। हरिया रोते हुए उनके पीछे भागा। नहीं मालिक, मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी टपरी बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले तमाशा देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। हरिया सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सपने टूट चुकी थी। शाम को जब हरिया घर पहुंचा तो गंगा देवी और लालू उसके चेहरे को देखते ही सब समझ गए। हरिया फूट पड़ा। उसने पूरी बात बता दी। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गंगा देवी ने धीरे से कहा, एक रास्ता अभी भी बाकी है। हरिया ने सिर उठाया। कौन सा रास्ता माँ? तुम्हारे पिता का खेत। हरिया कड़वा हंस पड़ा। वो बंजर जमीन जहाँ घास तक नहीं उगती? गंगा देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, धरती कभी बेवफा नहीं होती बेटा, बस मेहनत करने वाला चाहिए। हरिया चुप हो गया। उसी रात उसने खेत देखने का फैसला कर लिया। उसे नहीं पता था कि वही खेत उसकी किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह हरिया और लालू अपने पिता के पुराने खेत पर पहुंचे। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। पत्थर, कांटे और सूखी मिट्टी के अलावा वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हरिया ने गहरी सांस ली। माँ, यहाँ कुछ नहीं उग सकता। गंगा देवी ने मिट्टी उठाकर हथेली में ली। बेटा, जमीन कभी बुरी नहीं होती, मेहनत कम पड़ जाती है। हरिया समझ गया कि माँ का फैसला बदलने वाला नहीं है। लेकिन खेती शुरू करने के लिए बीज चाहिए थे, खाद चाहिए थी, पानी का इंतजाम करना था और सबसे जरूरी पैसे चाहिए थे। घर लौटने के बाद तीनों देर तक बैठे सोचते रहे। तभी गंगा देवी उठी। उन्होंने अपनी गले से मंगलसूत्र उतारा। वो वही मंगलसूत्र था जो उनके पति ने शादी के समय पहनाया था। इसे गिरवी रख दो। हरिया के हाथ कांप गए। नहीं माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है। गंगा देवी मुस्कुराई। तेरे पिता होते तो यही कहते, निशानी बाद में छुड़ा लेना, पहले घर बचा लो। आंखों में आंसू लिए हरिया मंगलसूत्र लेकर सुनार के पास गया। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि माँ का त्याग कितना बड़ा होता है। मंगलसूत्र गिरवी रखकर जो पैसे मिले, उनसे हरिया ने बीज, खाद और खेती का सामान खरीदा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, चाय वाला किसान बन गया, अब ये खेत में सोना उगाएगा। लेकिन हरिया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता। लालू भी उसके साथ काम करता। दोनों भाई पूरे दिन मिट्टी में पसीना बहाते। धीरे धीरे खेत का रूप बदलने लगा। जहां पहले झाड़ियां थीं, वहां अब साफ जमीन दिखाई देने लगी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। हरिया और लालू की मेहनत लगातार जारी रही। गर्मी इतनी पड़ती कि शरीर जलने लगता। कई बार हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन दोनों भाई हार नहीं मानते। एक दिन रात को लालू बोला, भैया, अगर फसल खराब हो गई तो? हरिया कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। उस रात दोनों भाइयों ने आसमान की ओर देखा। उन्हें सिर्फ एक उम्मीद दिखाई दे रही थी।
एक सुबह जब हरिया खेत पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। मिट्टी के बीच छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए थे। लालू, जल्दी इधर आ। लालू दौड़ता हुआ आया। दोनों कुछ पल तक उन नन्हे पौधों को देखते रहे, फिर दोनों खुशी से उछल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने ये खबर गंगा देवी को दी। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने हमारी सुन ली। समय बीतता गया, पौधे बड़े होने लगे। धीरे धीरे पूरा खेत हरे रंग से भर गया। जहां कभी बंजर जमीन थी, वहां अब लहलहाती फसल दिखाई देती थी। गांव वाले भी अब हैरान थे। लगता है लड़के ने कमाल कर दिया। हरिया हर सुबह खेत में खड़ा होकर भविष्य के सपने देखने लगा। वो सोचता, सबसे पहले माँ का मंगलसूत्र छुड़वाऊंगा, फिर घर ठीक करवाऊंगा, फिर लालू के लिए काम शुरू करूंगा। लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी। दूर खड़ा जमींदार भैरव सिंह ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसे हरिया की बढ़ती उम्मीदें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये लड़का सफल हो गया तो गांव में मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। और उसी रात उसने एक ऐसी चाल चली जिससे हरिया की जिंदगी फिर से संकट में बढ़ने वाली थी। हरिया की फसल अब तैयार होने लगी थी। तरबूजों की बेलें पूरे खेत में फैल चुकी थीं। बड़े बड़े हरे तरबूज देखकर हरिया और लालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन गांव के दूसरे छोर पर बैठा जमींदार भैरव सिंह ये सब देखकर जल रहा था। उसने अपने खास आदमी कालिया को बुलाया। सुन, वो हरिया बहुत खुश घूम रहा है आजकल। मालिक, फसल अच्छी हुई है उसकी। यही तो मुझे पसंद नहीं। जिसे मैंने सड़क पर ला दिया था वो फिर खड़ा कैसे हो गया? कालिया मुस्कुराया। तो क्या करना है मालिक? भैरव सिंह धीरे धीरे उसके पास झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। कालिया की आंखें चमक उठी। समझ गया मालिक। उस रात अंधेरे में कुछ लोग हरिया के खेत के पास दिखाई दिए। अगली सुबह हरिया खेत पहुंचा। तरबूज पूरी तरह तैयार थे। हर तरफ हरी हरी फल चमक रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लालू, हम सफल हो गए। दोनों भाइयों ने भगवान को धन्यवाद दिया। पूरा दिन फसल तोड़ने में निकल गया। शाम तक बैलगाड़ी तरबूजों से भर चुकी थी। अगले दिन दोनों भाई मंडी पहुंचे। इतने ताजे और बड़ी तरबूज देखकर दुकानदार चौंक गए। वाह, क्या माल है! सारे तरबूज हमें दे दो। कुछ ही घंटों में पूरी गाड़ी खाली हो गई। हरिया के हाथ में जिंदगी की सबसे बड़ी रकम थी। लालू, अब माँ का मंगलसूत्र वापस आ जाएगा। दोनों भाई खुशी खुशी घर लौटने लगी। उन्हें लगा था कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। हरिया और लालू अभी गांव की सीमा तक ही पहुंची थी कि पीछे से शोर सुनाई दिया। रुको, भागने मत देना इन्हें। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों दुकानदार उनकी तरफ दौड़ते चले आ रहे थे। हरिया घबरा गया। चंपक नाम का दुकानदार सबसे आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने एक तरबूज जमीन पर फोड़ दिया। तरबूज
अंदर से बिल्कुल सफेद था। ना मिठास, ना लाल रंग, ना रस। ये देख, यही बेचा था ना तूने? हरिया हैरान रह गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ ही देर में पूरा माहौल बिगड़ गया। सभी दुकानदार चिल्लाने लगे, हमारे पैसे वापस करो, धोखेबाज, हमारे ग्राहक हमें गालियां दे रहे हैं। हरिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने खुद एक तरबूज काटा। अंदर वही हालत थी, पूरा सफेद। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे याद आया, कल शाम तक तरबूज बिल्कुल सही थे, फिर रातों रात ऐसा कैसे हो गया? लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। डंडे उठने लगे, भीड़ उग्र हो गई। डर की मारी हरिया ने पूरी रकम वापस कर दी। कुछ ही मिनटों में उसकी सारी कमाई चली गई। वो और लालू खाली हाथ घर लौटे। रास्ते भर दोनों चुप थे। घर पहुंचकर गंगा देवी ने पूछा, मंगलसूत्र कहाँ है बेटा? ये सुनते ही हरिया फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, सब खत्म हो गया। उस रात झोपड़ी में कोई नहीं सो पाया। लेकिन गंगा देवी को यकीन था, ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, इसके पीछे किसी की चाल जरूर थी। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली दुश्मन कौन है। तरबूज वाली घटना के बाद कई दिन तक घर में उदासी छाई रही। हरिया सुबह देर तक चुप बैठा रहता। लालू भी पहले जैसा हंसता नहीं था। गंगा देवी दोनों बेटों को देखती तो उनका दिल भर आता।